Hello friends, today we are going to start resource and development chapter number 1 class 10 NCERT part 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21 तक हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम फिर से रिकैप करते हैं एजेंडा 21 का। एजेंडा 21 1992 रियो और समिट में अडॉप्ट किया गया था। एक्शन प्लान 21st सेंचुरी के लिए था और इसका एम था अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसका जो एजेंडा था कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और इसके अंडर ये था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट को अपना जो है लोकल एजेंडा 21 ड्रॉ करना पड़ना था। रिसोर्स प्लानिंग यहाँ पे क्या था कि वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी थी जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करने की, और इसकी इंपॉर्टेंस जो थी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी कंट्री इनॉर्मस डाइवर्सिटी पाई जाती है और इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, बट हम डाइवर्स भी है हमारी कंट्री। इसके लिए हमें प्लानिंग बनानी बहुत ज़रूरी है। स्टेप्स इन रिसोर्स प्लानिंग क्या है कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन इन्वेंट्री है कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिसोर्स को, स्टॉक को एस्टिमेट करना पड़ेगा। इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर में आता है कि हमें प्लान बनाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी वहाँ पे लेके आनी पड़ेगी। मैचिंग विद ओवरऑल डेवलपमेंटल प्लान का मतलब क्या, वो जो भी हमने प्लान बनाया है वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच कर रहा है, वो देखना पड़ेगा। मैचिंग अमंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान मतलब जिस रीजन में हम रहते हैं उसके आसपास के रीजन्स को भी देखना पड़ेगा, क्या हमारी उनके साथ भी मैच कर रही है, उनके भी डेवलपमेंटल प्लान, रिसोर्स प्लानिंग जो है उनके हमारे साथ मैच कर रहा है कि नहीं। रिव्यू एंड रिवीजन देना इसके ऊपर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसे अपने आसपास देखो कि कौन सी आपकी सराउंडिंग में, कौन सी कम्युनिटी विलेज में ऐसे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उसके बारे में लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में। उसके बाद है यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज आता है क्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, सर्वे, मैपिंग, क्वान्टिटेटिव, क्वालिटेटिव जो एस्टिमेशन, मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज करना है। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, और इसमें प्लानिंग स्ट्रक्चर जो है इवॉल्व करना, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना, इंप्लीमेंट करना रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना इसको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ। और ये इंपॉर्टेंस में आया था आफ्टर 5 ईयर प्लान जो है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951, उस टाइम पे इसको इंपॉर्टेंस में लिया गया था। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। ऐसे बहुत सारे रीजन्स है जो रिसोर्सेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अबंडेंस में है, बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। कुछ एक ऐसे कारण है जिसके कारण वो अभी बैकवर्ड ही है। जैसे कि मतलब अगर हम राजस्थान की बात करें, वहाँ सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं यूज़ कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे रीजंस हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने की, जैसे लैक ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो गया, पूल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का कमी हो गया, लैक ऑफ कैपिटल, इनएडिक्वेट एजुकेशन, स्किल, मैन पावर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यहाँ पे आपको आंसर देना है ऐसे कुछ एक रिसोर्स रिच एरिया जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और दूसरी साइड पे रिसोर्स पुअर एरिया जो इकोनॉमिकली रिच है। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ओवर यूटिलाइज कर लिया है लैंड का, इसके कारण हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी हो गई हैं। इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है। कंजर्वेशन जो मेजर्स है वो कौन से हैं उसको देखते हैं हमें। फॉरेस्टेशन, और फॉरेस्टेशन का मतलब होता है ट्रीज लगाना, प्रॉपर ग्रेजिंग एंड कंट्रोल यूज़ ऑफ लैंड करना, टेरेस फार्मिंग एंड स्लोप्स पे टेरेस फार्मिंग करना, कॉन्टर फ्लोइंग करना, सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करना, चेकिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग करना, रिसाइकलिंग एंड प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। ये सारे काम करके हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लैंड रिसोर्सेस। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टडी दी गई है, इसको सिर्फ स्टडी उसमें ये पेपर में नहीं आएगा, पर हाँ इसकी स्टडी जरूर करनी पड़ेगी आपको। जैसे कि यहाँ पे हमारे इंडिया का जो 323 मिलियन हेक्टेयर्स है, जो एनसीईआरटी के हिसाब से ये वाला जो एरिया है कहते हैं, वो उसके हिसाब से उन्होंने लैंड यूज़ देखा, तो ये 46% उसके हिसाब से नेट सोन एरिया था, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फॉरेस्ट एरिया इसमें 21% दिखाया गया है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन 21% दिखाया गया है। अनकल्टिवेटेड लैंड 8% दिखाया गया है। फैलो लैंड, बैरन लैंड और परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड जो है 4% दिखाया गया। मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड तो है हमारे पास, बट हम उसका अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। सिर्फ 40+ जो है % एरिया है जो उसी को ऊपर ही हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, अनसुटेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन बेस्ड, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल इरोजन, डिक्लाइन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स,
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हमारी सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, सॉइल इरोजन होता है, डिजर्टिफिकेशन होता है, डिक्लाइन हो जाता है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो होता है, बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो जाती है इससे। उसके बाद हमें कंजर्वेशन मेजर्स कौन से लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो अगर हमने जंगलों की कटाई कर रहे हैं उसको रोकना होगा, फॉरेस्टेशन करना होगा, उसकी जगह पे हमें पेड़ों को लगाना होगा, प्रॉपर ग्रेजिंग एंड कंट्रोल यूज़ ऑफ लैंड करना होगा, फिर टेरेस फार्मिंग ऑन स्लोप्स को, हिली रीजन्स में जो टेरेस फार्मिंग को बढ़ावा देना होगा, काउंटर फ्लोइंग को बढ़ावा देना होगा ताकि सोइल इरोजन को कम किया जा सके। सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के लिए हमें नॉर्मल एरियाज़ में बंड्स, शेल्टर बेल्ट्स एंड मल्चिंग वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। माइनिंग और क्वेरिंग को चेक करना पड़ेगा, जैसे साइंटिफिक माइनिंग, रिक्लेमिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द